नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीनियस क्लासेस में। पिछली क्लास में अपन ने देखा था बनाना के बारे में पूरी जानकारी हासिल की। आज नए फ्रूट के साथ नए क्लास के साथ आए हैं। नया फ्रूट है अपना आंवला। आंवला को इंडियन गूसबेरी भी कहते हैं। आंवले की सामान्य जानकारी आपको बताने की कोशिश करूंगा आज की वीडियो के अंतर्गत। आंवले का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है अम्बेलिका ऑफिसिनेलिस। अम्बेलिका ऑफिसिनेलिस। जो इसका फूल होता है वो होता है यूफोरबिएसी। यूफोरबिएसी आंवले के अलावा रतनजोत का भी फूल होता है। रतनजोत की भी फैमिली कौन सी होती है? यूफोरबिएसी फैमिली होती है। गुणसूत्रों की बात करते हैं। गुणसूत्र द्विगुणित 28 गुणसूत्र पाए जाते हैं। आंवला के अंतर्गत 28 गुणसूत्र पाए जाते हैं। उत्पत्ति भारत है इसकी। फल प्रकार कैप्सूल। अगर कैप्सूल ऑप्शन में न हो साथियों तो बेरी ऑप्शन राइट जाएगा। बेरी हो तो भी आंवले का जो फल प्रकार होगा वो बेरी कहलाएगा। खाने योग्य भाग है पेरिकार्प। पेरिकार्प का हो गया मतलब संपूर्ण जो फल है, जो आंवले का संपूर्ण फल खाने योग्य होता है, जिसके अंतर्गत एंडोकार्प, मेसोकार्प और पेरिकार्प तीनों को मिलाकर पेरिकार्प वाला पूरा टोटल फल कहा जाता है आंवले का। फिर आ गया अन्य नाम। अन्य नाम कौन कौन से आंवले के? इंडियन गूसबेरी, अमृत फल भी कहते हैं इसको। 21वीं शताब्दी का फल कहते हैं। इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि 21वीं शताब्दी का फल किसे कहा जाता है, तो ध्यान देना इस चीज के ऊपर। तो 21वीं शताब्दी का फल जो आंवला होता है उसको 21वीं शताब्दी का फल बोला जाता है। और मलक्का ट्री भी आंवले को बोला जाता है। सामान्य जानकारी के अंतर्गत देखेंगे इसके स्रोत। ये कौन से? विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। आंवला विटामिन सी का मुख्य स्रोत है, जो जिसमें एक जो 100 ग्राम होता है उसके अंदर 600 मिलीग्राम आंवला पाया जाता है। 100 ग्राम फ्रूट के अंतर्गत 600 मिलीग्राम विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। कसेलापन। आंवले में जो कसेलापन होता है वो टेनिन के कारण, टेनिन नामक एक रसायन होता है जिसके कारण आंवले में कसेलापन पाया जाता है। त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण किन किन से बनता है साथियों? आंवला, अरहर, बहेड़ा। आंवला, अरहर, बहेड़ा 3 फ्रूटों से मिलकर बना होता है त्रिफला चूर्ण। और इसके उत्पाद आंवला से और कौन कौन से उत्पाद प्रोसेसिंग करके कौन कौन से उत्पाद बनाए जा सकते हैं? तो आंवले से कैंडी बनाई जाती है और मुरब्बा बनाया जाता है। कैंडी और मुरब्बा बनाया जाता है। इसके अंतर्गत भी कौन कौन सी किस्में हैं जो जिनसे कैंडी बनाई जाती है, कौन सी किस्में जिनसे मुरब्बा बनाया जाता है, वो आगे वेराइटीज पढ़ेंगे हम, वहां पर देखेंगे। जो आंवले के उत्पाद से कैंडी और मुरब्बा बनाया जाता है। और त्रिफला चूर्ण के अंतर्गत भी आंवले का उपयोग किया जाता है। और इसकी जलवायु होती है, जलवायु शुष्क, जो राजस्थान के जो क्षेत्र शुष्क ही है वैसे तो, और उपोष्ण। आंवला राजस्थान में बोए जाने वाला सबसे बढ़िया फ्रूट है जिसकी खेती आराम से की जा सकती है, क्योंकि शुष्क क्षेत्र राजस्थान का है, शुष्क इसकी जलवायु है और उपोष्ण जलवायु के अंतर्गत भी इसे उगाया जा सकता है। मृदा सामान्य मृदा बलुई दोमट मृदा होती है, उसमें उगाया जाता है। और पीएच मान होता है उसका 5.5 से 7.5। लवणीय और क्षारीय मृदाओं के अंतर्गत भी, बलुई दोमट मृदा तो है ही सही, लेकिन लवणीय और क्षारीय मृदाओं के अंतर्गत भी आंवले की खेती की जा सकती है। लवणीय और क्षारीय मृदाओं के अंतर्गत भी। उत्पादन कहाँ पर होता है? भारत के अंतर्गत उत्पादन होता है, वो भारत के अंतर्गत यूपी में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। और राजस्थान के अंतर्गत जयपुर चोमू वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर सबसे ज्यादा उत्पादन आंवले का किया जाता है। और जो प्रवर्धन किया जाता है, प्रवर्धन पेच बडिंग या पेबंद कलिका, इनसे आंवले का प्रवर्धन किया जाता है। पेच बडिंग या पेबंद कलिका, इनमें क्या होता है? ये जैसे आंवले का पेड़ है, आंवले के पेड़ में जो ये पेच, ये जो रूट स्टॉक लेंगे अपन, कोई भी मात्र पौधे का रूट स्टॉक लेंगे, मात्र पौधे से कलिका लेकर आएंगे, जो बर्ड लेके आएंगे वो लेकर आएंगे और इस बर्ड को यहाँ पर चिपका देते हैं और फिर यहाँ से नए फ्रूट का आरंभ होता है और ऊपर वाले स्टॉक को काट दिया जाता है। इस प्रकार आंवले का प्रवर्धन किया जाता है। आंवले के प्रवर्धन का जो उपयुक्त टाइमिंग रहती है वो जुलाई से अगस्त होती है। आंवले के प्रवर्धन की उपयुक्त टाइमिंग जुलाई से अगस्त होती है। पौधरोपण के अंतर्गत जो आंवले में जो गड्ढा बनाया जाता है उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई 1 मीटर रखी जाती है। 1 × 1 × 1 मीटर इसकी गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई रखी जाती है। R×P, रो इंटू प्लांट एंड, इसकी जो रो की दूरी होती है वो 8 से 8 मीटर तक होती है। 8 × 8 मीटर तक होती है।
जो पुष्पक्रम होता है आंवले का वो होता है रेसिमोस, रेसिमोस आंवले का पुष्पक्रम है। परागण पर परागण किया जाता है, आंवले के अंतर्गत पर परागण होता है, हवा द्वारा होता है, मोस्टली परागण हवा पर परागण हवा द्वारा होता है। और जो पादप मोनोसियस या द्विलिंगाश्री पादप है, मोनोसियस का अर्थ ये हुआ साथियों, जैसे ये आंवले का पादप है जो इसके अंतर्गत ही नर पुष्प पाए जाएंगे और इसी किसी दूसरी डाल के ऊपर मादा पुष्प पाए जाएंगे। तो पादप एक ही है लेकिन इस पर नर और मादा पुष्प दोनों पाए जाते हैं, तो उसे क्या 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 बोला जाता है, मोनोसियस, और हिंदी के अंतर्गत द्विलिंगाश्री। और आंवले के अंतर्गत स्व अनिषेचता पाई जाती है। स्व अनिषेचता का मतलब यह होता है कि जो वेराइटी अपन ने बोई है, बागान के अंतर्गत जो वेराइटी अपन ने उगाई है, उसी वेराइटी के परागण उस वेराइटी के जो स्त्रीग्रह है उसको परागित नहीं कर पाते हैं, परागित नहीं कर पाते हैं, पुष्प परागित नहीं होते हैं, इसके कारण फ्रूटों का निर्माण नहीं होता है। तो इसे क्या बोलते हैं, स्व अनिषेचता बोलते हैं, स्व अनिषेचता बोलते हैं, स्व अनिश्चितता। इसके लिए 5% जो अपन ने 5 जो पूरे खेत के अंतर्गत जो वेराइटी बोई है उसके अलावा जो अन्य वेराइटी होती है उसके 5% पौधे उगाए जाते हैं परागित करने के लिए, पराग पौधों के रूप में अन्य किस्म के पौधों को बोया जाता है, क्योंकि आंवले के जो पादप होते हैं उनमें स्व अनिषेचता पाई जाती है। तो बनने आंवले की सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ा था, आगे पढ़ेंगे हम किसी उन्नत किस्मों के बारे में। उन्नत किस्मों को यहाँ पर 3 डिवाइडेशन किए गए हैं। एक तो अगेती किस्म कौन सी होगी, पछेती किस्म कौन सी होगी और मध्यम किस्म कौन सी होगी। जो आंवले की जो अर्ली वेराइटीज होंगी उनकी बुआई की जाती है मिड अक्टूबर से मिड नवंबर के अंतर्गत बुआई की जाती है। इसके अंतर्गत बनारसी किस्म आती है, बनारसी मुरब्बा बनाने के लिए सबसे उपयुक्त किस्म है, बनारसी मुरब्बा बनाने के लिए सबसे उपयुक्त किस्म है। बनारसी किसके लिए उपयुक्त किस्म है, मुरब्बा बनाने के लिए। एन ए नरेंद्र 7, नरेंद्र 9, नरेंद्र 10, एन ए 9, एन ए 10, एन ए 10 का नाम भी बलवंत हो गया, और गोमा ऐश्वर्या। ये 4 मुख्य वेराइटी अर्ली जो वेराइटीज है, अर्ली जो किस्में हैं उनके अंतर्गत बनारसी हो गई, एन ए 9 हो गई, एन ए 10 हो गई, एन ए 10 को बलवंत भी कहा जाता है, और गोमा ऐश्वर्या इंपॉर्टेंट वेराइटी है, गोमा ऐश्वर्या। मध्यम वेराइटीज के अंतर्गत जो बुआई की जाती है मध्यम वेराइटीज की वो मिड नवंबर से मिड दिसंबर के अंतर्गत की जाती है, मिड नवंबर से मिड दिसंबर के अंतर्गत की जाती है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी वेराइटी आती है, हाथीजूल को फ्रांसिस भी कहते हैं, फ्रांसिस और हाथीजूल, और NA4, NA5, NA6, NA7। इनको क्रम से याद रखना दोस्तों, NA4, NA5, NA6, NA7, NA4, NA5, NA6, NA7। इसका नाम हो गया कंचन कृष्णा अमृत नीलम, कंचन कृष्णा अमृत नीलम, कंचन कृष्णा अमृत नीलम। और जो पछेती किस्म हो गई उनकी बुआई की जाती है मिड दिसंबर से मिड जनवरी के अंतर्गत बुआई की जाती है, जिसके अंतर्गत चकैया आ गई, भवानी सागर आ गई और लक्ष्मी बावन आ गई, लक्ष्मी बावन आ गई। और चकैया किस्म दोस्तों जो इसमें जो फ्रूट नेक्रोसिस होता है, जो फ्रूट नेक्रोसिस होता है उसके लिए प्रतिरोधी वेराइटीज है। प्रतिरोधी वेराइटी कौन सी है, चकैया के अंतर्गत फ्रूट नेक्रोसिस नहीं लगता। जो दैहिक विकार होता है आंवले का मुख्य दैहिक विकार फ्रूट नेक्रोसिस होता है, उसकी जो प्रतिरोधी वेराइटी है वो है चकैया। और हाथीजूल इसकी सबसे संवेदनशील वेराइटी है। हाथीजूल कौन सी है, संवेदनशील वेराइटी, जिसके अंतर्गत सबसे ज्यादा जो फ्रूट नेक्रोसिस पाया जाता है फ्रांसिस और हाथीजूल के अंतर्गत पाया जाता है। और बात है इसके एक्स्ट्रा जो ये कहाँ से बनी हुई है वेराइटीज, जो NA4 है, NA5 है, NA9 है, NA10 है, वो वेराइटीज कहाँ से चयनित की गई है, तो NA5, NA9 और NA10 ये बनारसी किस्म है उससे चयनित की गई है। NA5, NA9 और NA10 बनारसी से चयन की हुई फसलें हैं। ये एक्स्ट्रा के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आने वाले एग्जामों के अंतर्गत आ सकता है। NA4, NA6 चकैया से चयनित वेराइटीज है, चकैया से चयनित वेराइटीज है।
जो Na5, Na9, Na10 बनारसी से चयनित वेराइटी है, Na4 और Na6 चकैया से चयनित वेराइटीज है, और Na7 किससे चयनित है? फ्रांसिस से चयनित वेराइटी है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, जो गोमा ऐश्वर्या है, गोमा ऐश्वर्या Na7 से चयनित वेराइटी है। किससे चयनित वेराइटी है? Na7 से चयनित वेराइटीज है। और कंफ्यूजिंग वेराइटीज के अंतर्गत कल भी अपन ने केले की कंफ्यूजिंग वेराइटी देखी थी, जो इसके समान ही दूसरी जो वेराइटियां हैं, आज भी 3 ऐसी वेराइटियां हैं जो कंफ्यूजिंग वेराइटी है। गोमा ऐश्वर्या किसकी हो गई? आंवले की वेराइटी हो गई। गोमा कीर्ति बेर की वेराइटी हो गई। और जो गोमा यस्सी बीलपत्र की वेराइटी हो गई। ये तीनों ही किस्में जिनके आगे जो गोमा लगा हुआ है, ये वेराइटीज CIAH सेंट्रल इंस्टीट्यूट एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर से विकसित की गई वेराइटी है, जिनके आगे किसी भी किस्म के आगे अगर गोमा लगा हुआ है तो वो जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट एरिड हॉर्टिकल्चर से विकसित की गई वेराइटियां हैं। ये गोमा ऐश्वर्या, गोमा कीर्ति, गोमा यस्सी, गोमा ऐश्वर्या आंवले की वेराइटी है, गोमा कीर्ति बेर की वेराइटी है, और गोमा यस्सी बीलपत्र की वेराइटीज है। और दैहिक विकार में सबसे इंपॉर्टेंट जो दैहिक विकार है वो है आंतरिक गलन या फ्रूट नेक्रोसिस। आंतरिक गलन में क्या होता है दोस्तों? जो फ्रूट होता है वो अंदर से सड़ जाता है, लेकिन बाहर से हमें वैसे का वैसा दिखाई देता है, जैसे कि जो पूरा का पूरा फ्रूट एकदम फ्रेश फ्रूट हो वैसा दिखाई देता है, लेकिन अंदर से जो है फ्रूट पूरा गल जाता है। जिसे ही आंतरिक गलन या फ्रूट नेक्रोसिस कहा जाता है। ये होता है मोस्टली बोरोन की कमी से फ्रूट नेक्रोसिस होता है। किसी की कमी से होता है? बोरोन की कमी से। और जो प्रतिरोधी वेराइटी है इसकी चकैया इसकी प्रतिरोधी वेराइटी है। और जो संवेदनशील वेराइटी है वो है हाथीजूल जिसको फ्रांसिस भी कहते हैं। ये इसकी सबसे ज्यादा संवेदनशील वेराइटी है। और रोग तो इनके अंतर्गत रोली रोग लगता है, जो कवक के द्वारा लगता है। और भंडारण 12 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है, तो 10 से 15 दिन तक आंवले का भंडारण किया जा सकता है। तो यहाँ तक अपन ने देख लिया। आगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे अपन, जो एग्जाम में आ चुकी है, अभी तक RPSC ने पूछ लिया उसको, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं अपन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आंवले का पेड़ बनाने की कोशिश करता हूँ। ये दोस्तों आंवले का पेड़ तो नहीं लग रहा, पर कुछ समय के लिए मैथ की तरह मान लीजिए। तो ये आंवले का पादप हो गया। आंवले के पादप में जो ये शाखाएं हैं, इन शाखाओं को बोलते हैं अनिर्धारित वृद्धि वाली शाखाएं हैं। ये जो शाखाएं हैं वह अनिर्धारित वृद्धि वाली शाखाएं हैं। और जो इनके साथ में जो शाखाएं लगती है, जिनके ऊपर फ्रूटिंग होती है, जो ये शाखाएं होती है, यहाँ पर इनके आंवले के पादप में फ्रूटिंग होती है, यहाँ पर फल लगते हैं, यहाँ पर फल लगते हैं। तो इन जो ये जिन शाखाओं पर फल लगते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? निर्धारित वृद्धि वाली शाखाएं। निर्धारित वृद्धि वाली शाखाएं।
तो जो क्वेश्चन बना था आरपीएससी ने, जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था कि जो जो जिन शाखाओं पर आंवले की जो फ्रूटिंग होती है वो कौन सी शाखाओं पर फ्रूटिंग होती है। तो निर्धारित वृद्धि वाली जो शाखाएं हैं उनके ऊपर फ्रूटिंग होती है और अनिर्धारित वाली शाखाओं पर फ्रूटिंग नहीं होती है। तो इस चीज को याद रखना कि जो लंबी वाली शाखाएं हैं जिनके ऊपर जो निर्धारित शाखाएं इन्हें तो बोलते हैं अनिर्धारित वृद्धि वाली शाखाएं, और इनको जिनके ऊपर फ्रूटिंग होती है तो उनको बोलते हैं वृद्धि वाली निर्धारित वृद्धि वाली शाखाएं, निर्धारित वृद्धि वाली शाखाएं, और इनके ऊपर ही कोई क्या लगते हैं, फ्रूट लगते हैं, फल लगते हैं इनके ऊपर। तो यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी जिन्होंने क्वेश्चन पूछा गया था आरपीएससी के अंतर्गत। आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी शाखाओं पर फ्रूटिंग होती है। तो कौन सी शाखाओं पर फ्रूटिंग होती है दोस्तों, निर्धारित वृद्धि वाली शाखाओं पर फ्रूटिंग होती है। आज अपन ने आंवले के बारे में सामान्य जानकारी ली, आंवले के बारे में किस्मों के बारे में जानकारी ली, और किसकी आंवला किसका स्रोत होता है, आंवले से कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकते हैं, उन सब के बारे में अपन ने जानकारी ली। वीडियो अच्छा लगा